और भाई क्लास 10th वालों, आइए शुरू करते हैं आज हम साइंस की क्लास। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 पे चलते हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है बेटा ना, उसका सीधा सीधा देखो यहाँ नाम लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को समझने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, वो ये जरूरी है हमको कि आखिर रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है। तो देखिए, एक बार हम आपको ना मेमोराइज कराते हैं कि जब आप छोटे क्लास में थे, छोटे का मतलब 6 मिनट में, तब वहां पर आपको बताया गया था, एक आपको बताया गया था भौतिक परिवर्तन और एक बताया गया था रासायनिक परिवर्तन। ध्यान से बात समझिएगा। तो बच्चे, रासायनिक परिवर्तन में आपको ये बताया गया था कि जैसे ही कोई हम ऐसा पदार्थ ले लें जिसको हम क्या करें, इसमें कुछ चेंजिंग करें, मतलब इसके साथ हम कुछ क्रिया करें, और क्रिया करने के बाद जब इसमें बदलाव होगा, जो इसमें चेंजिंग आएगी, जो परिवर्तन आएगा, उस परिवर्तन पर हमको ध्यान देना है कि आखिर वो परिवर्तन में जो बन रहा है वो क्या बन रहा है। अगर कोई ऐसा उत्पाद बन जाता है, ऐसा कोई पदार्थ बनकर तैयार होता है जिसमें हमको देखने को मिलता है कि भैया अब ये वापस हम उसको पुरानी स्थिति में ला सकते, तब उसे क्या बोलते थे, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। और एक ऐसा परिवर्तन जिसमें हम क्या करते थे, कारण हटा लेने पर जो वस्तु थी वो अपनी पुरानी स्थिति को रिकवर कर लेती थी। बात समझे नहीं समझे? चलो, तो इसी के हिसाब से हम समझते हैं कि हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया है वो बिल्कुल सीधी सी बात अगर करें तो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक। अब आगे लिखा है बच्चे ना समीकरण। अब समीकरण क्या होता है? समीकरण आपने मैथ में भी पढ़े हैं। समीकरण का मतलब होता है दायां पक्ष बायां पक्ष। बात समझ समझे? दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो अब आप सोचेंगे गुरुजी इसमें दायां बायां क्या करेगा? बिल्कुल, जब आप कोई क्रिया कराएंगे तो उसको आप रखेंगे बाएं पक्ष में, उस क्रिया के पूरे होने के बाद जो चीजें आएंगी वो कहां जाएंगी? दाएं पक्ष में। बात समझे नहीं समझे? चलिए तो हम शुरू करते हैं खेल को। आइए रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण को पढ़ने के लिए। ठीक बेटे, चलो जस्ट नेक्स्ट यहां बातें क्या की गई हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं हुई। आखिर कुछ तो इसके तरीके होंगे ना पता करने के कि कैसे हम पता कर ले रासायनिक अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई। चलो देखते हैं बेटे। सबसे पहली बात इसने लिखा कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, मैंने बताया ना रासायनिक परिवर्तन, तो जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसके मुख्य लक्षण है। ठीक है। जैसे कई भी रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलेगा, मतलब अगर एक हमारे पास क्या हुआ, कोई पदार्थ बन गया और हमने देखा कि जब वो पदार्थ बना तो बनने के बाद क्या हुआ, हम इसे पुराना स्थिति में नहीं ला सकते। जैसे सबसे अच्छा सा एग्जांपल है, घर पर आपके दही बनती ही होगी। ठीक है, गैया भैंसिया दूध देती ही होंगी ना, तो वहां पर आपने देखा होगा कि जब दूध से दही बना लेते हैं तो ऐसा कोई तरीका नहीं होता कि फिर हम क्या कर रहे हैं, दही से दूध बना ले। समझे ना बच्चा? जिसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। तो वही बात कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन ही क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। और बस जब इन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या करते हैं, जब इन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम तत्वों के नेम के द्वारा, कंपाउंड के केमिकल क्या फार्मूले के द्वारा, हाँ केमिकल फार्मूले के द्वारा, रासायनिक सूत्र के द्वारा लिख कर दिखाते हैं, तब उसे हम क्या बोल देते हैं, समीकरण। भैया अभी तो क्या बता रहे थे, अभिक्रिया बता रहे थे, अब किसकी बात हुई, समीकरण की बात हुई। चलो देखते हैं। तो पहली बात इसने कहा अवस्था में परिवर्तन। अगर कहीं भी हमको लगे कि परिवर्तन होने के बाद क्या हुआ, इसकी अवस्था ही बदल गई। देखो हर जगह नहीं कि कुछ बच्चे पूछेंगे गुरुजी हम पानी को रखते हैं फ्रिजिया में, जम जाता है, बर्फ बन जाता है, अवस्था का परिवर्तन हो गया, फिर भी भौतिक परिवर्तन है। बात समझे कि नहीं समझे? तो सबसे पहली कंडीशन तो यह है कि परिवर्तन कैसा होना चाहिए, रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए। मतलब अगर अवस्था का परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होने के बाद हुआ है तब हम उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। बात समझे नहीं समझे? हाँ, देखो डाउट एकदम नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि सबसे पहले तो क्लियर कर लो कि जो है वो क्या है, जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। और जब वो रासायनिक परिवर्तन है तो सिंपल सी बात है कि उस रासायनिक परिवर्तन से क्या होगा, उस रासायनिक परिवर्तन से हम समझ जाएंगे कि अगर रासायनिक परिवर्तन होने के साथ साथ अवस्था में भी परिवर्तन हो रहा है तो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा तरीका क्या है भाई, रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन का सिस्टम क्या है, तो रंग में परिवर्तन में आपने इसे देखा होगा ना कि जो हमारे पास कच्चा आम होता है और जो हमारी हरी मिर्च होती है वो सब क्या होती हैं, वो रॉ होती हैं, कच्ची होती हैं, तब तक वो हरी दिखती हैं। जैसे वो पकना शुरू करती हैं उनमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और इसके बाद वो लाल रंग की हो जाती हैं। आम होता है पीले रंग का हो जाता है। फिर इसने कहा भाई गैस का निकास। तो रासायनिक अभिक्रिया का एक ये भी पहचान है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो तीसरी कंडीशन इसकी ये भी आएगी कि इसमें से गैस भी निकल सकती है। जैसे गोबर गैस का आपने नाम सुना है ना, उसमें क्या होता है, जो गोबर होता है
ठीक है। और हमारे पास जो कुछ इस तरह के बायोडिग्रेडेबल चीजें होती हैं, मतलब एक तरह से समझ लें कि वो सड़ सकें, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि पॉलिथीन इसमें डाल दिया, नहीं, ठीक है, बात समझे। तो जो ऑर्गेनिक चीजें होती हैं उन्हें जब सड़ाते हैं तो उसमें क्या निकलती, गैस निकलती है। तो इस तरह से हम उसको भी बोलेंगे भैया क्या हो रहा है, गैस का निकास हो रहा है, इसलिए क्या है रासायनिक अभिक्रिया है। बात समझ गए ना। अरे भाई बायोलॉजी की एग्जांपल ले लो, बायोलॉजी में आपको जो भी गुरुजी पढ़ाए होंगे, हमारे यहाँ फिलहाल रोहित सर पढ़ाते हैं, तो हमेशा जब वो कभी आपको बताएंगे ना तो थोड़ा से बायो को हम यहाँ पर लेके आते हैं, इंगेज करते हैं, तो वहां पर आपको बताया जाता है कि श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर, समझ गए ना। तो एक अंतर वहां पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, जो श्वासोच्छ्वास हमारा होता है वो क्या होता है, फिजिकल होता है भैया, ठीक है, वो भौतिक होता है। लेकिन जो हमारा श्वसन होता है वो क्या होता है, रासायनिक होता है। कैसे रासायनिक क्रिया होती है, क्योंकि वहां बताया गया है कि वहीं से क्या उत्पन्न होती है, वहां गैस उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, गैस उत्पन्न होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है। और वही तो पढ़े हो ना, CO2 कहाँ बनता है भाई, आखिर आपकी बॉडी में CO2 कैसे बनता है, रिस्पायरेशन के थ्रू ही तो बनता है ना। बात समझ गए। चल तीसरा है बेटा तापमान में परिवर्तन। तो तापमान में परिवर्तन का हम सबसे अच्छा आपको अगर एग्जांपल देना तो सबसे अच्छा तो कौन सा एग्जांपल आएगा, तापमान परिवर्तन हमारा सबसे अच्छा सा एग्जांपल आ जाएगा कि जब हम चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर को जब हम पानी में डालते हैं तो पानी क्या करता है, गर्म हो जाता है। क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो वहां पर भी एक बात क्लियर हो गई कि क्या हुआ, इसका मतलब है कि वहां रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। क्यों, क्योंकि जब एक बार चूना पत्थर चूने को छोड़ देगा, व्हाइट वॉश करने की हमारे पास चीजें हो जाएंगी, तब जरा सोचो कि क्या हम फिर उस पानी को इस पत्थर पर लपेटेंगे तो फिर चूना पत्थर बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जी बिल्कुल नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर होना, यस। चल आगे बढ़ते चलता, ये तो हम क्लियर कर ली भाई रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसको पहचानेंगे कैसे, क्यों कह दे कि रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये कुछ वजह थी, अगर ऐसी चीजें दिखाई दे तो समझ जाना कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। एनी डाउट नहीं ना, वेरी गुड। अब तो भाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चल आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ने पर हमको क्या मिलना है देख लेते हैं। आगे बढ़ने पर इन्होंने कहा कि रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं। तो रासायनिक समीकरण मैंने बताया ना कि अगर हमारे पास हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं या कोई रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमको लिखना है, जानना है, समझना है, तो हम क्या करेंगे, हमें देखेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया हुई उसमें किसका किसका इस्तेमाल किया गया। तो जिसका जिसका इस्तेमाल किया जाएगा, जो जो यूज होगा वो क्या कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, अभिकारक। दिस इज कॉल्ड क्या क्या कहलाएंगे, इंग्लिश में बता दें, चल रिएक्टेंट्स, देखो लिखा रिएक्टेंट्स। और जो उत्पन्न हुआ, जो बना, जो प्राप्त हुआ, उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया जाता है, एक एग्जाम्पल दिया जाता है किसका, मैग्नीशियम के वायर का और ऑक्सीजन का, कि जब मैग्नीशियम का वायर वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो आपको दिया गया है कि भैया क्या होता है, इसमें से फ्लेम जो ज्वाला निकलती है वो थोड़ा से क्या होती है, पॉपअप, मतलब आवाज के साथ निकलता है। ठीक है, वहां से थोड़ी सी आवाज भी आती है और व्हाइट कलर का धुआं निकलता है, सॉरी चूर्ण निकलता है, धुआं निकलबे करेगा व्हाइट कलर, इसके बाद क्या निकलता है, पाउडर निकलता है। बात समझे। तो इस चीज को लिखने के लिए हमको क्या क्या इस्तेमाल करना पड़ा था, मैग्नीशियम का तार था, मतलब फीता था, वायर था, रिबन था, और ऑक्सीजन था। ठीक है, दोनों के साथ क्रिया हुई और बना क्या, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसलिए बेटे जो इसमें यूज हुए, जिनको प्रयोग में लाया गया, उसे क्या बोल दिया गया, अभिकारक। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक हैं। और जब बात आती है MgO, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के प्राप्त हुआ, उसे क्या बोल देंगे, उसे क्या बोल देंगे, उत्पाद। वेरी गुड, क्या बोल देंगे, उत्पाद। चल एक और एग्जांपल हम देते हैं ना, एक और एग्जांपल देते हैं प्यारा सा। आपने पढ़ा होगा कार्बन, तो जब भी हम किसी कार्बनिक पदार्थ को जलाएंगे तो इसमें क्या होगा, कार्बन ही होगा। और जलाने के बाद जब वो जलेगी तो सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा कि दहन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, मतलब O2 यूज होगा। और जब बेटा दोनों यूज होंगे तो वहां से जो गैस मुक्त होगी वो CO2 होगी। फिलहाल जलने की बात तो ऊष्मा भी प्राप्त होगी। बात समझे नहीं समझे। तो फिलहाल हमारा जो मकसद था पहले इतना बताने का था कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये दोनों इस्तेमाल किए जा रहे हैं किसमें, CO2 के निर्माण में, CO2 के बनाने में।
बात क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटे संतुलित करने वाली बात आ गई कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। देखो संतुलित का मतलब क्या है, बात समझो। अगर हम अपने तरीके से कहें तो किसी दो के बीच का रिश्ता, किसी दो के बीच का व्यवहार कब संतुलित होता है? जब दोनों तरफ से अगर लगाव है तो बराबर हो, अगर लेन देन हो रहा हो तो बराबर हो रहा हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा कोई दोस्त हो, जब तुमसे मिलता है तुमको खिलाते हैं 2 समोसे, और जब तुम मिलते हो जिसको बिस्किट तक नहीं खिलाते हो। तो सिंपल सी बात है कि 2-4-10 दिन जाते जाते या 1-2 महीने जाते या तो क्या होगा, चीजें संतुलित नहीं रह जाएंगी। तुम्हारा दोस्त समझ जाएगा कि क्या है, बहुत चापलूस आदमी है, ठीक है, मतलब मेरा तो खाएगा मगर अपना नहीं खिलाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक दोस्त तुम्हारा दायां पक्ष है और तुम बाएं पक्ष हो, या तुम दाएं पक्ष हो तुम्हारा दोस्त बायां पक्ष है, तो दोनों तरफ से चीजें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे भैया बिस्किट समोसा नहीं काम आएगा, तो लल्ला का काम आएगा? चलो देखते हैं। तो हम तो बात करेंगे परमाणुओं से, अणुओं से, समझ में आएगा ना, केमिस्ट्री का पार्ट है भाई चैप्टर 1 आपका। तो चलो देखते हैं क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो अब यहाँ पे बातें, एक एग्जाम्पल दे दिया गया आपके बुक का है ना बेटा, आपने इसको यूज भी किया है। तो अभी तो फिलहाल हम केवल बता रहे हैं, समझा रहे, सिखा रहे हैं। इसके बाद की जो क्लास आएगी ना, पूरा चैप्टर 1 के क्वेश्चन की क्लास आएगी। और जितना अच्छा लाइक रखोगे, कमेंट जरूर करना, कमेंट जितने क्वेश्चन तुमको नहीं आएंगे तुम्हारे बुक का, कमेंट लिख देना सर एनसीईआरटी का वो वाला, या किसी और बुक का होगा, नगीन का होगा, राजीव का होगा, बताना सर वो वाला क्वेश्चन राजीव पक्का करा दूंगा। चलो, तो इसने कहा जिससे हम ले लिए मैग्नीशियम, तो अब MgO तो मैंने लिखा ही था। तो अब जरा उसी क्वेश्चन पर वापस चलते हैं, ठीक बेटा, किस पर, MgO पर, किस पर, MgO पर। आओ देखते हैं। तो Mg तो था ही, हमने रिएक्शन करा दिया था लल्ला O2 से, ठीक है, तो MgO2 हमने बना दिया था कि चलो भैया Mg से O2 से मिला के हमने MgO बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जरा समझना, एक कह रहा है मेरे पास कितने हैं, तो इसने कहा भैया मेरे पास केवल परमाणु 1 है, और ऑक्सीजन ने कहा मेरे पास कितने हैं, 2 हैं। अब ध्यान समझना, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में अगर हम देखें, अगर लेफ्ट साइड में हम देखें तो अगर मैग्नीशियम की बात करें तो 1 है, ऑक्सीजन की बात करें तो 2 है। अब जब राइट साइड चल बेटा, तो ये तो हो गया लेफ्ट साइड। जब राइट साइड में जाएंगे तो वहां हमको क्या मिलेगा, यहां ये कह रहा है भाई साहब मैग्नीशियम भी 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। अब जरा देखो, मैंने वही कहा था ना, दोनों दोस्तों की तरफ से बराबर का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए दोस्ती में। ऐसे ही ये कह रहा है भैया ही बताओ, जब लेफ्ट साइड में हमारे पास मैग्नीशियम 1 था, ऑक्सीजन 2 था, तो इधर दोनों 1-1 है, ये तो नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा, ध्यान से बात को समझना। तो याद रखना, ऐसा नहीं करेंगे कि हम 1 में 1 जोड़ देंगे 2 बराबर हो गया, गुरुजी हो गया, नहीं, कभी नहीं। किसी समीकरण को संतुलित करने के लिए मेरे लाल, याद रखना, हमेशा हम केवल गुणा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, बस। तो इसलिए आपको बताया जाता है या नहीं बताया गया, जान जाइए कि सबसे पहले हम सबको क्या करते हैं, ब्रैकेट में नोट करते हैं बेटा, किसमें, ब्रैकेट में करते हैं। क्यों, क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में आपके कि क्यों ब्रैकेट में। इसलिए ब्रैकेट में क्योंकि हम जिस भी नंबर से, जिस भी संख्या से गुणा या भाग कराएंगे, वो संख्या हमारी सारे के सारे परमाणु में करेगी। मतलब अगर कहीं लिखा है HCl, तो हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है। तो जरा सोच के देखो कि अगर हाइड्रोजन भी है और क्लोरीन भी है, तो मेरे बच्चे जब हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, तो अगर हम 2 से गुणा कराएंगे, और अगर अब ऐसे सोच लो, ये 2 था, हम ऐसे HCl लिखेंगे, अगर ध्यान से बात समझना, अगर मतलब 2 से गुणा कराएंगे तो सोचेगा बस हमसे गुणा करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम पूरी से लिखे रहेंगे तो क्या करेगा, पूरी से गुणा कराएगा। क्या करेगा, पूरी से गुणा कराएगा। तो बात समझे कि नहीं समझे, क्लियर हो गए ना। चल, तो ये हो गई बात हमारी कि क्यों ब्रैकेट बनाएंगे। अब बेटे ध्यान से समझो, यहां पर मैग्नीशियम कितना था, 1, ऑक्सीजन कितना था, 2, यहां पर मैग्नीशियम कितना था, 1, ऑक्सीजन कितना था, 2। तो अब सोचो, मैग्नीशियम तो सही है, तो हम बनाए किसको, तो हमको तो ऑक्सीजन को इसके जैसा करना है। तो 1 में गुणा करके सोचेंगे कि 1 में किसका गुणा करे कि 2 हो जाए। तो सिंपल सी बात है, 2 × 2, 2 × 2 मतलब 2 से गुणा होगा। तो ध्यान समझना, बनाना है O को, लेकिन यहां पर क्या है, MgO दोनों साथ में है। तो जैसे ही हम 2 लिखेंगे, अर्थात ये 2 से क्या करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 से करेगा गुणा। क्या करेगा बेटा, ये करेगा 2 से
गुणा, और जैसे करेगा 2 से गुणा तो समझ जाना कि क्या होगा। अब देखो mg तो सही था भैया, इधर O2 भी सही सही दिख रहे थे, जैसे हमने 2 का गुणा किया तो बन गया 2 MgO। अब जरा देखो, जिसको तुम अभी तक 1 बनाए थे अभी क्या बन गया 2, 2 का नम 2, फिर 2 का नम 2, ये भी 2 हो गया। तो अब क्या समस्या है कि ए तो बराबर हो गया, एक नया पंगा आ गया, अब ए डबल हुआ ए सिंगल है, समझे नहीं समझे। अब हमको mg को डबल करना है तो साफ साफ दिख रहा है कि mg अकेला है, तो इस बार इसमें 2 से गुणा कर देंगे। आओ करके देखते हैं, चल बेटे गुणा करें, चल गुणा करते हैं। तो लोग गुणा कर दिए, तो जैसे 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2mg प्लस O2 बराबर मतलब इज इक्वल्स टू मतलब गिव्स 2mgO। अब जरा ध्यान दो, अब यहां पर mg कितना हुआ बेटा 2, ऑक्सीजन कितना हुआ बेटा 2, राइट साइड चलते हैं, यहां पर mg कितना हुआ लल्ला 2 का 9 2, ऑक्सीजन कितना हुआ 2 का 9 2। देखो कितनी अच्छी बात है, समझ में बात नहीं आई। जितने mg इधर उतने mg उधर, जितने O इधर उतने O उधर। जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी मतलब जब दोनों तरफ के दोनों पक्षों के ठीक है तत्वों के परमाणु इक्वल इक्वल आ जाएंगे, तब जो हमारा समीकरण प्राप्त होगा उसी को हम बोलेंगे संतुलित समीकरण। और ऑलरेडी देखिए यहां पर लिखा हुआ था ठीक है 2mg प्लस O2 इक्वल टू 2mgO। तो अब समस्या ये थी कि आया कैसे, ठीक है। अभी भी जिसको नहीं आया वो कमेंट में लिख देगा कि गुरुजी हमको नहीं आया, एक वीडियो बनाऊंगा केवल संतुलित करने पर, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा। आगे बढ़े फिर, चल आ जाओ बच्चे। अब बात होगी अभिक्रियाओं के प्रकार पे। किस पर बात होगी बेटा, अभिक्रियाओं के प्रकार पर, कि जो अभिक्रियाएं होती हैं और हमारी अभिक्रियाएं होती कितने प्रकार की हैं। तो याद रखना, ये थोड़ा सा बफर सा कर रहा है, कर दो इसको। तो क्या करना है तो ध्यान देना, एक कह रहा है कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो ध्यान समझ लो। अभिक्रियाएं हमारी जो होती हैं, जो कितने प्रकार की होती हैं, सब 1 बाय 1 करके एक एक पढ़ेंगे, कुछ भी इसमें छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चल, इसने बोला संयोजन अभिक्रिया। अब जरा ध्यान से बात समझो, संयोजन का मतलब क्या होता है। अरे घर से अकेले निकले, तुम्हारा दोस्त मिल गया रास्ते में, ठीक है, मतलब तुम्हारे फ्रेंड मिल गए रास्ते में। अब तुम संयोजन होने का मतलब क्या है, तू पैदल जा रहा था, तुम साइकिल जा रहे थे, दोनों लोग एक साइकिल बैठ गए, चल दिए, ये क्या हुआ संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, एक साथ होना, ठीक है। तो 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, मतलब जितने भी हों सब आपस में क्या करेंगे, कंबाइन होंगे, सब आपस में जुड़ेंगे, सब आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे। और जब जुड़ेंगे तो क्या करेंगे, जुड़कर खुद को एक बनाएंगे। तो याद रखना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसको हम और क्या बोलते हैं, तो कुछ बुकों में, कुछ किताबों में इसको लिखा गया है योगात्मक अभिक्रिया। क्या लिखा गया बेटा, योगात्मक अभिक्रिया। तो देखो, अब इस संयोजन अभिक्रिया कहें चाहे योगात्मक अभिक्रिया कहें, बात तो वही है। तो इनका सीधा से मैं तुमको तरीका ये बता दूं कि कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ए है, क्या भैया ए है, तो बेटे अगर कोई ए है और वो क्या करे, ये जो ए है फिर किसी बी को अपने साथ ले ले या किसी सी को अपने साथ ले ले, मतलब जिसको चाहे ले ले, और इसके बाद क्या बना दे, चलो डी बना दिया। अब कहोगे सर एबीसीडी क्या है, बेटे ए मतलब कोई पहला अभिकारक, बी मतलब कोई दूसरा अभिकारक, सी मतलब कोई तीसरा अभिकारक, और तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, डी बनाएंगे। हम डी क्यों लिखें, एबीसी क्यों नहीं लिखें, तो सिंपल सी बात है, हम डी इसलिए लिखें क्योंकि जो हमारे उत्पाद प्राप्त होते हैं, रासायनिक पदार्थ आपने पढ़ा था ना कि जो भी बनेगा वो वापस नहीं आएगा, मतलब जो उत्पाद होता है वो तीनों से क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है। बात समझे नहीं समझे, चल। तो ये हो गई बात मेरे बेटे संयोजन अभिक्रिया की, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं, एक तो यहां लिखा है, इसने कहा चल भैया जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोग करके या आपस में मिलकर या जुड़कर केवल एक उत्पाद प्राप्त करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। बात समझ गए, चलो एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल ऑलरेडी में सेट कर रखा है कि CaO प्लस H2O। ये कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल दोनों का जब संयोजन कराते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस बनता है, ठीक है।
COH का होल ट्वाइस बनता है। और इसी को हम क्या बोल देंगे भाई, दो लोग मिले थे, एक ही तो बना है ना, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिए, तो जब एक ही बना है तो क्या होगा, योगात्मक अभिक्रिया होगी। चलो एक हम अपने से भी देते हैं, कराएं लो बेटा, करा लेते हैं। चल आपने पढ़ा होगा N2, आपने और पढ़ा होगा H2, और फिर आपने पढ़ा होगा NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या करते हैं, अमोनिया का निर्माण करते हैं। किसका लल्ला, अमोनिया का निर्माण करते हैं। और जो अमोनिया होती है उसका फार्मूला क्या होता है, NH3। अब ये कहेंगे हे प्रभु ई का N2 हो गया, H2 हो गया, फिर NH3 कैसे आ गया चल देखते हैं। तो यहाँ पे 3 है H, यहाँ सोचो, और यहाँ पर 2 है N, इसका मतलब क्या होगा, हम इनको बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अच्छा जब बैलेंस करोगे तो क्या होगा भैया, जैसे बैलेंस करोगे तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो तुम आराम से कॉपी में कर लेना, आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ, देख लेना, ठीक है। चल क्या करना, देखो जैसे हम बेटा यहाँ 2 करेंगे, ठीक है, तो नाइट्रोजन हो गए 2, नाइट्रोजन हो गए 2, अब हाइड्रोजन हो गया 6, हाइड्रोजन हो गया 2, तो बाबू 3 से मल्टीप्लाई करा दो ना, ले कहा आ गया आंसर, हो गया ना संतुलित। अब मिलाओ N2 N2, ठीक है, 3 2 जा मतलब 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। देखो नाइट्रोजन दोनों तरफ कितने हैं, 2 2, हाइड्रोजन दोनों तरफ कितने हैं, 6 6। कोई डाउट तो नहीं है ना। जहां कहीं दिक्कत होगी भर के कमेंट करना, प्रॉब्लम जहां होगी बताना, और जिन बच्चों के पास मेरा नंबर व्हाट्सएप पे डायरेक्ट क्वेश्चन भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया बेटवा संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। चल अब आगे करें वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या करती है, जरा ध्यान देना। तो वियोजन का मतलब होता है बिछड़ जाना, समझ गए ना, जुदा हो जाना, एक दूसरे से सेपरेट हो जाना, वो क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है, जैसे कौन साथ 5 तक पढ़े थे, ठीक है, 6 में दोनों 2 स्कूल में चले गए, क्या हो गया, वियोजन क्या हो गया, दोनों वियोजन, समझ गए ना। फिर उसी तरह से और क्या चीजें हुई, 8 में कहीं पढ़े, 7 में पढ़े, फिर 9 निकल गए, 2 लोग अलग अलग हो गए। तो कहने का मतलब क्या है कि अब हमारे पास जो यौगिक, जो कंपाउंड, जो रासायनिक पदार्थ होगा वो कैसा होगा, कुछ चीजों से मिलकर बना होगा, ठीक है। और जो कुछ चीज मिलकर बना होगा फिर क्या करेगा, इसमें हम कुछ उसके साथ कुछ ऐसा खेला करेंगे कि सब क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और इस तरह की अभिक्रिया को क्या करेंगे, क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। और इंग्लिश में तुम उसको क्या बोलते हो, डीकंपोजिशन रिएक्शन। समझ में लग रहा है। चल तो यहाँ लिखा है वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। मतलब इसमें उल्टा होगा, किसका, संयोजन का, कि इसमें क्या होगा, अभिकारक हमारे 2 या 2 से ज्यादा होंगे, जी नहीं, 1 होगा, उत्पाद हमारे 2 या 2 से ज्यादा हो जाएंगे। कहने का मतलब ये होगा कि अब हमारे पास कोई क्या होगा, अब हमारे पास बेटा कोई डी होगा, कोई क्या होगा, डी होगा, और वो टूटेगा ए में प्लस बी में प्लस सी में, इसी तरह टूटता चला जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। कहने का मतलब अब हमारे पास अभिकारक 1 होंगे और उत्पाद ढेर सारे होंगे। चल यहाँ कुछ कारण भी हमने दे दिए भैया कितने तरीके से काम करते हैं, ठीक है। डिटेल में जब क्वेश्चन कराएंगे सब कुछ डिटेल दे देंगे, अभी जानते रहो। एक ओवरव्यू है, उसमें वियोजन मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन, समझ गए। मतलब थर्मल का मतलब क्या है, उसमें मतलब हीट देंगे, उष्मा मतलब उसको गर्म कर देंगे, और गर्म करने के बाद वो जिनसे मिलकर बना था उन्हीं में टूट जाएगा। दूसरा वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें क्या करते हैं, जिसको वैद्युत वियोजन भी कहते हैं, अपघटन क्या करते हैं, वियोजन भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का सीधा सीधा काम होता है कि ये क्या करेगा, एनोड कैथोड के हिसाब से काम करेगा और उनको तोड़ देगा। अब है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन में क्या है कि सूर्य के प्रकाश के कारण इसमें वियोजन होगा और जिनसे बने होंगे उसमें विभक्त हो जाएंगे, टूट जाएंगे। बात समझ गए ना। तो ये हो गया वियोजन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्लियर है। चल इसका बस इस क्लास का मतलब था तुमको इंट्रोड्यूस कराना, परिचित कराना, एक बार रिवीजन कराना, और फिर जस्ट इसके बाद हमारी क्लास लग जाएगी तुम्हारे क्वेश्चंस की, ठीक है। तो उसमें एक ही चीज डिटेल में सॉल्व करा देंगे, ठीक है, समझाने के बाद सॉल्व कराना रहेगा।
अब अगला है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें क्या होगा, देखो कोई किसी को क्या कर देगा भैया, धक्का मार के हटा देगा। क्या कर देगा? धक्का मार के हटा देगा। डिस्प्लेसमेंट क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था ना, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। विस्थापित करना मतलब किसी का क्या कर देना, उसकी जगह ही खा जाना, बदल देना। जैसे सोचो कोई लड़का अभिषेक था, ठीक है, कौन के साथ बैठे थे बबलू, और तब तक आ गए चुलबुल भाई साहब, और पता चला कि जो बबलू था चुलबुल बड़ा पक्का मित्र था, समझे। और जैसे बबलू देखे चुलबुल को, चले गए चुलबुल के पास, और जो भाई अभिषेक था बच गया अकेला। अब ध्यान से बात समझना, कहने का मतलब यह हुआ कि जब दो परमाणु मिलकर किसी एक रासायनिक पदार्थ को बनाए रहेंगे, किसी रासायनिक बनाए रहेंगे, और जैसे ही, ठीक है, इन दोनों के बीच जितना अट्रैक्शन था, जितना आकर्षण था इनके परमाणु के बीच, इनसे ज्यादा आकर्षण लगाने वाला कोई अगर तीसरा आ गया जो किसी से, इन दोनों से किसी ज्यादा आकर्षण लगाता है, इनके साथ बहुत अच्छी तरह मिल लेता है, वो क्या करेगा, अपने फेवरेबल को बुला के साथ हो जाएगा और दूसरे वाले को वहीं पर अकेला छोड़ देगा। बात समझे नहीं समझे? तो बेटे दो तरह की होती है। क्या तरह की होती है? दो तरह का। एक तो हमारा ए हो गया कि जिसमें क्या हुआ, एक छोड़ा अपनी जगह, चला गया दूसरी तरफ, ठीक है, इसको बोलते हैं एकल विस्थापन। मतलब क्या बोलते हैं? एकल विस्थापन मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एकल विस्थापन। कैसा विस्थापन? एकल विस्थापन, ठीक बेटा। और एकल विस्थापन का मतलब इसमें कितने लोग विस्थापित होंगे? बस एक। देखो ये बस यही अपनी जगह छोड़कर इसके पास चला गया, ठीक है। तो यहां पर एक एग्जांपल भी लिखा गया है और दिखा भी है कि जब एक अधिक अपक्रियाशील तत्व किसी कम अपक्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है, तो इस तरह की अपक्रियाओं को क्या कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। आगे इसने लिखा है FeCuSO4। तो Fe क्या है? SO4 के साथ जुड़ने में Cu का भी बाप है, समझ गए ना? इसलिए क्या करेगा, Fe जो है एकदम प्रेम से SO4 को अपने पास बुला लेगा, Cu बेचारे तनहा रह जाएंगे, अकेले रह जाएंगे। समझ गए ना? हाँ, अब मिसकॉल करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जो काम था वो Fe कर गया। आगे बढ़े, चलो भैया थोड़ा मस्ती के साथ पढ़ते रहो। लो नाम लिए थे ना, हाजिर हो गया शैतान। द्विविस्थापन अपक्रिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल का मतलब क्या है? अहमद दुई मिला अपनी जगह बदलेंगे। कैसे? समझो। लड़का बड़ा एग्जांपल ले लिए, लड़कियां देखेंगी कहेंगी सर हमारा कोनो काम है कि नहीं आइटम उठाए इसमें। चलो भैया कुछ तुम लोग को ले लेते हैं। चल अब यहां मान लो दो बच्चियां बैठी हैं ना? एक का नाम है रेखा, ठीक है, और एक का नाम है बबली। दूठ बैठी। अब पता चला तब तक दुई मिली संगे आ गई, इधर दूठ बैठ बतिया रही थी क्लासे में बतिया माहिरें होती हैं। तो अब इसके बाद आ गई बगल में प्रिया और श्रेया। अब ध्यान से बात समझो भैया। तो पता चला कि रेखा बबली की बहुत जमती नहीं थी, मजबूरी थी, बेचारी दोनों पहले आई बैठी थी, ये दोनों आई बैठी थी, ठीक है। और तब तक दोनों की अपनी अपनी फ्रेंड जो है, जैसे ही दोनों मजबूरी में आ रहे थे ऐसे आ रहे थे दोनों स्कूल। जैसे क्लास में पहुंचे तो पता चला कि रेखा की जो फ्रेंड थी वो कौन थी? तो रेखा की जो फ्रेंड थी वो थी प्रिया। ध्यान से बात समझना। और बबली की जो फ्रेंड थी वो थी श्रेया। तो अब जरा सोचो, जब चारों एक साथ हो जाएंगे तो क्या फिर दोनों अलगे अलगे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। अब क्या करेगा? देख भैया, अब क्या होगा? रेखा के पास आ जाएंगी प्रिया और बबली चली जाएंगी श्रेया के पास। इस तरह से इन दोनों बच्चियों की अपनी जो फ्रेंडशिप वाली जोड़ी थी पूरी हो जाएगी। समझ गया ना? हाँ, वेरी गुड। चलो, तो ऐसे भी कुछ रिएक्शन देखने को मिलेंगे जहां पर ये चीजें आएंगी और आपको इसी से सताएंगी। बात समझे नहीं समझे? चलो, जब कराएंगे मजा आ जाएगा क्वेश्चन। अब बस कॉन्सेप्ट सीखो। यहाँ मेरा मतलब वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, बस कॉन्सेप्ट सीखो कि इनका मतलब क्या था। बहुत लिखे हो नोट्स, बहुत लिखे हो नोट्स।
पूजा कर लो, उसकी अगरबत्ती दिखाई दो और ढंग से यहाँ पढ़ाई कर लो, ठीक है। अब नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो यहाँ कुछ बातें दी गई हैं कि अब क्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक भैया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उन्होंने अवक्षेपण का एक नाम लिया। इस सब क्रिया में एक अघुलनशील पदार्थ बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। प्रेसिपिटेट जानते हो ना, उसी को अवक्षेप कहते हैं। जो क्या करता है, या तो तली में बैठ जाता है या तो ऊपर टालता है, सोच के बताना, बैठता है टालता है, दोनों करता है। चल आगे इसने दे दिया उपचयन और अपचयन, दोनों के जब नाम एक साथ लोगे तो अंग्रेजी में देखो, जिसको तुम कहते हो उपचयन उसको तो हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं ना, यहाँ उपचयन जो लिखा है उसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं, और अपचयन तो अपचयन ही होता है। तो ऑक्सीकरण को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन, और अपचयन को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अपचयन को हम अंग्रेजी में कहते हैं रिडक्शन। तो अब जरा ध्यान से देखो, जो बचवा ऑक्सीडेशन था, क्या था, ऑक्सीडेशन जो था, अब देखो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो जो ऑक्सीडेशन था उसका ले लिए ऑक्स, समझ गए, और अपचयन जो था इसका नाम क्या था, रिडक्शन। क्या नाम था, रिडक्शन। यहां कर लिए रेड, और दोनों को मिला के इसका रेड ले लिए और पड़ोसी का ऑक्स ले लिए। अरे बैल वाला नहीं भाई, ऑक्सीडेशन वाला, ठीक है। तो क्या बना दिए रेडॉक्स बना दिए, ध्यान से बात समझना, इसको रेडॉक्स नाम दे दिए। एक उपचयन और अपचयन दोनों मिला के क्या नाम दे दिए, रेडॉक्स नाम दे दिए। तो याद रखना, जब कहीं पर शब्द दिखाई दे जाए रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स ऑफ क्रिया, तुरंत समझ जाना कि इसमें एक ही में दोनों है, मतलब रिडक्शन भी हुआ है, ऑक्सीडेशन भी हुआ है। बात समझे कि नहीं समझे। जैसे हाँ, जैसे नहीं कहते हैं कि क्या होता है, जैसे ये कहा जाता है ना, हम खाना खा लिए मतलब भूख मर गई है, भूख खत्म, ठीक है। हम भूखे हैं इसका मतलब हम अभी जल्दी में ही खाना नहीं खाए हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि खाना भी खा लिए भरपेट और भूख भी लगी है ना। तो इसी तरह से भी है, दोनों क्या होंगी, अगर रेडॉक्स लिखा है जिसका मतलब दोनों एक साथ होंगी, याद रखना। जरूरी लिखा कि हर क्रिया रेडॉक्स ही हो, कोई अकेले में अपचयन हो सकती है, कोई अकेले में उपचयन हो सकती है। समझ गए बात को। चलो तो दो बातें यहाँ पर ध्यान समझो, यहाँ कुछ बातें लिखी गई हैं लेकिन अभी इसको और बेहतर तरीके से समझा देंगे। एक कह रहा है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास। तब तुम्हारे मन में आएगा क्वेश्चन, गुरुजी का खाली ऑक्सीजन के आने से ही ऑक्सीडेशन होता है? जी बिल्कुल नहीं, मैंने कब बोला कि ऐसा होता है। तो याद रखना, ऑक्सीडेशन एक अलग आइटम है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का पहले मतलब समझो। ये जो कह रहा है ऑक्सीजन की वृद्धि ना बेटा, तो यहां वृद्धि से ऑक्सीजन का कोई मतलब नहीं है, ध्यान बात समझना। और ह्रास में हाइड्रोजन से भी कोई मतलब नहीं है। यहां पर सीधा सीधा मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज जो हमारे एटम होंगे उनकी वृद्धि से, ठीक है। और केवल हाइड्रोजन से ही मतलब है, जितने इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होंगे उनके ह्रास से। बात समझे नहीं समझे। यहाँ मेन खेल है इलेक्ट्रॉन लेने और इलेक्ट्रॉन देने का, न कि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन से। फिलहाल आपके लेवल पे ये समझने के लिए बस इतना ही काफी है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन के आने से या हाइड्रोजन के जाने से क्या होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, उपचयन होता है, ठीक ना। चलिए आगे चलो देखते हैं। अब बात करते हैं किसका, अपचयन का। तो अपचयन क्या कहता है, अपचयन कहता है भैया हमारा काम उल्टा करा दो, ठीक है। चल जिसे बताए थे ना वैसे। तो कह रहा कि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, तो उपचयन में बता, अपचयन बता दो कि भैया ऑक्सीजन वृद्धि नहीं होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, ह्रास होगा, घट जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव गायब, घट गया। और क्या करेगा, देखिए हाँ वही उल्टा कर दिया। चलिए तो अब यहाँ पे क्या करना है, ऑक्सीजन अभी क्या करेगा, उसमें ऑक्सीजन गेन कर रहा था, ऑक्सीजन वृद्धि कर रहा था, इसमें क्या करेगा, जब ऑक्सीजन जाएगा तो कहेगा भैया अब ऑक्सीजन क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन को लेंगे नहीं, ऑक्सीजन को देंगे, छोड़ेंगे, और उल्टा करेंगे। किसको चाहिए हमको, हाइड्रोजन को चाहिए। तो कहने का तात्पर्य सीधी सी बात है कि अगर आपको ऑक्सीकरण समझ में आता है और अपचयन का बताना है तो बस जिसका ह्रास हो रहा था उसका वृद्धि करा दीजिएगा, जिसका वृद्धि हो रहा था उसका ह्रास करा दीजिएगा। बात समझे कि नहीं समझे। तो ये बेटा दोनों बातें किसकी थी, ऑक्सीकरण और अपचयन, ये भी दोनों क्या है, एक तरह की अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि और कौन कौन सी अभिक्रियाएं आपके सिलेबस में दी गई हैं, इनको भी ध्यान दीजिए।
अब यहाँ पर इन्होंने सारांश दे दिया, लेकिन अभी हम बीच में एक और आइटम डालेंगे, यहाँ पे छूट गया था वो। यहाँ पे इसने संयोजन का नाम लिया, वियोजन का नाम लिया, विस्थापन का नाम लिया, और विस्थापन में द्विविस्थापन का भी नाम लिया। जिसने मैंने जो आपको बताया था वही शॉर्ट में यहाँ लिख दिया कि ए और बी मिलाकर सी बना, मतलब दो को मिला के एक बना तो संयोजन। एक ही टूट कर दो भागों में बटा तो वियोजन। एक अकेला कोई एटम था और दूसरा कोई कंपाउंड था, और कंपाउंड का एक एटम छोड़ के अकेले वाले के पास आके जुड़ के नया पदार्थ बना दे तो हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट, मतलब एकल विस्थापन। और अगर दोनों तरफ से दोनों हो और दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज कर दें, मतलब अदला बदली कर लें, तो वो क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या यहां तक में कोई डाउट है बेटे? चल, अब यहां तो आ गया दैनिक जीवन में प्रभाव, लेकिन अब दैनिक जीवन के प्रभाव से पहले सोच रहे हैं ना कि आपका कुछ और काम कर दें। और कौन सा हमको काम करना है? तो याद रखिएगा, दैनिक जीवन में प्रभाव से ज्यादा जरूरी हमारे पास एक और काम है, और वो काम हमारा ये है कि जो अब क्रिया हमने प्रकार बताया था ना, उसी में बेटवा एक और प्रकार आता है। क्या? तो आपने नाम सुना था उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी, ये भी दो तरह की क्रियाएं होती हैं। अब उष्मा शोषी उष्मा क्षेपी क्या है, तो देखो नाम से समझो, थोड़ा सा बायोलॉजी केमिस्ट्री से मिलती जुलती रहती है। जैसे चचेरी बहन नहीं होती है, चचेरा भाई भी हो सकता है, नाराज मत होना। तो वैसे क्या होता है, जस्ट वैसे ही होता है केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हाँ, बड़की मम्मी की लड़की, हाँ मम्मा का लड़का, ऐसे। तो ये भी आते हैं इसी तरह। क्या कहते हैं समझो, तो एक आते हैं कि जैसे आपको बायोलॉजी में रोहित गुरुजी पढ़ाते हैं ना, रोहित गुरुजी पढ़ाते हैं ना, तो कहते हैं बहिक्षेपण। क्या कहते हैं? बहिक्षेपण। तो जरा ध्यान से बात समझो, एक कह रहा उष्मा क्षेपी, क्षेपण मतलब क्या होता है, निकालना। क्या करना? निकालना। बहिक्षेपण मतलब बाहर निकालना। ठीक है? हाँ, तो घर जा तो कोई हाथ पकड़ बाहर निकाल दे, क्या हो जाए, बहिक्षेपण। अरे ऐसा नहीं होगा, बहुत संस्कारी बच्चे हो तुम लोग। चलो, तो क्या होता है, तो कहा बहिक्षेपण, तो इसी से आ गया क्या, उष्मा क्षेपी, और दूसरा होता है उष्मा शोषी। अब सुनो, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया होने के बाद क्या होगा, अभिक्रिया होने के बाद मतलब रासायनिक परिवर्तन होने के बाद उष्मा का क्षेपण होगा, मतलब उष्मा निकलेगी, उष्मा निकलेगी। उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अभी नहीं पता है तो का कि कैल्शियम कार्बोनेट वाला चूना पत्थर को उठाओ और डाल दो पानी में, और जैसे दोनों के मिलाओगे उसमें से क्या निकलेगी, गर्मी, हीट, उष्मा। समझ गए ना? हाँ, तो जब हीट निकलेगी तो मतलब उष्मा क्या कर रही है, क्षेपित हो रही है, निकल रही है। इस तरह की अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं क्या, उष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं, जिसमें से क्या होती हैं, उष्मा उत्पन्न होती हैं। समझ गए बेटा? तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हमने समझ ली है। अब उष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं, इनको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लो। तो उसमें उष्मा तो निकल गई, ठीक है, उष्मा निकल गई, लेकिन अब बात होती है कि उष्मा क्षेपी को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे गुरुजी? मान लो कौन अंग्रेजा मीडियम लड़का मिल गया तो उसे तब क्या होगा, तो इनको बताना भैया इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक, EXO, ठीक है, हाँ, THERMIC, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? अब बात होती है कि गुरुजी एक है उष्मा शोषी होता है। अरे बिल्कुल बेटा, उष्मा मतलब गर्मी, उष्मा, ठीक है, और शोषी का मतलब शोषण करना, और शोषण करने का मतलब पढ़े हो ना, अवशोषण। तब शोषण का मतलब क्या करना, इनटेक लेना। तो ऐसी कोई अभिक्रिया जो बिना गर्मी दिए हो ही नहीं करेगी, बिना गर्मी दिए हो भी नहीं करेगी, उसको क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। कौनों का नाम याद है कि नहीं याद है? चलो, तो हम तो उससे क्वेश्चन पूछते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि एक बहुचर्चित कौनों उष्मा शोषी अभिक्रिया का कमेंट में नाम लिख देना। अगला जब क्वेश्चन वाला कराएंगे ना, तो हम बताएंगे कौन कौन का जवाब दिया था, और हम खुद ही कुछ चार्ट बता देंगे, पक्का। डाउट ही जाना क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है उष्मा शोषी अभिक्रिया का नाम। रिएक्शन नहीं बेटा, खाली फिर नाम बता देना कौनो जो तुमको लगे कि गुरुजी इस घटना में, इस काम में, इस प्रोसेस में उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। क्लियर हो गई ना? मतलब उसमें उष्मा देंगे तब वो होगा, न उष्मा देंगे न होगा। समझ गए? चल आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। अब हाँ, शुरू कर देते हैं भैया दैनिक जीवन में प्रभाव। चलो, कहाँ प्रभाव पड़ता है लिखा है संक्षारण, बड़ा गंदा आदमी है। क्या लिखा है? संक्षारण। संक्षारण में जगह सिकड़ी उकड़ी दिया, जंजीर दिया है, तो जो जंजीर दिया है तो उस जंजीर में
ये मूर्छा लगा है, तो जिसको आपने बहुत पहले पढ़ा था रस्टिंग के नाम से, किसके नाम से पढ़ा था, रस्टिंग के नाम से इंग्लिश में, और जिसको हम बोलते थे जंग का लगना। तो अब देखो संक्षारण मतलब जंग नहीं है, जंग भी संक्षारण है, लेकिन केवल जंग ही संक्षारण नहीं है, क्योंकि जंग लगने का नाम किस में लेते हो, लोहे में लेते हो, Fe में लेते हो, आयरन का नाम लेते हो ना। तो जब लोहा का नाम लेते हैं तो हम कहते हैं जंग लग गया, लेकिन याद रखना लोहा ही नहीं, किसी भी धातु का परत के रूप में नष्ट होना धीरे धीरे क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। तो देखो बड़े सुंदर तरीके से यहाँ लिखा भी कि धातुओं का नमी और अम्ल के संपर्क में आने पर धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है, संक्षारण कर ले, देख ले बढ़िया से, देख लिए अच्छा। तो धातुओं का नमी और किसके कारण, अम्ल के संपर्क में आने पर धीरे धीरे। आप कहोगे गुरुजी अम्ल का कहां से मतलब आ गया, कब अपने दादी से पूछना कि हे अम्मा, मतलब हे दादी, बूढ़ा मत करना बड़ी मार मारेंगी, कहना कि हे दादी ये बताइए कि हमरे यहाँ कब हम स्टील एक डब्बा में अचार काहे नहीं रखा जाता। अचार खाते हो ना घरे, सिरका नाम सुने हो ना, विनेगर, विनेगर सिरका नाम सुने नहीं सुने हो, हाँ विनेगर, जो सिरका होता है, जो अचार होता है, जो मुरब्बा होता है, अम्लीय होता है, ठीक है, क्या होता है, अम्लीय होता है, इसलिए उसको किसी भी धातु के बर्तन में नहीं रखते हैं। अब एक सबसे चालाक लड़का इस वीडियो में देख रहा होगा, इतो कहेगा गुरुजी शीशा के बर्तन में रखा जाता है वो धातु होता है हमें पता बचवा वो धातु होता है, युग समझ लेते हैं। तो कैसे धातु होता है समझो, दरअसल इसकी बेटवा रिएक्टिविटी बड़ी कम होती है, नहीं समझे, समझ गए, ये मतलब कहने मतलब मार तो करता है मगर झगड़ा नहीं करता है, ठीक, मरकहा हुआ है मतलब धातु हुआ है, लेकिन ऐसे इतने आसानी से उस सबके साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो इसलिए शीशे का अक्सर लोग जार लेते हैं, उसमें रखते हैं। तो याद रखना शीशा भी कहा है, एक तरह का धातु है, ठीक है, हाँ, लेकिन उस पर इन सब का जो असर है न के बराबर पड़ता है, क्लियर ना। तो याद रखना, तो मतलब शीशे को छोड़कर बाकी किसी अन्य धातु का ऐसा काम नहीं कर सकते, याद रखना, किसी और में ऐसा काम नहीं कर सकते, समझ गए ना। तो याद रखना, जैसे लोहा हो गया, ठीक है, तांबा हो गया, चांदी हो गई, सोना हो गया, इन सब में हम अम्ल या मतलब कहीं मतलब अम्लीय चीजों को नहीं रख सकते, क्लियर हो गए। चल बेटा, तो इसने कह दिया कि धातुओं की नमी और अम्ल के संपर्क में आने पर क्या करना, नष्ट होना, क्या करना, नष्ट होना, ठीक है। इस पर जब नष्ट होने लगती हैं तो ये क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। तांबा का लोटा देखे होगे, शिवरात्रि आ रही है ना, मम्मी निकालेंगी, जल देंगे भोले बाबा को, तो उनमें देखना अगर बहुत दिन से रखा गया होगा ना, तो बहुत दिन जब कोई चीज रखी जाती है तो उसमें एक दिक्कत रहती है। तो बहुत दिन जब कोई चीज रखते हैं तो उसमें क्या रहती है, एक दिक्कत रहती है। तो उसमें क्या दिक्कत होती है, देखोगे ना, जैसे काई लगती है बरसतवा में, वैसे हरियर हरियर रंग, कौन कौन रंग का, हरियर हरियर रंग, तोरे तांबा वाले लोटों में काई जैसा लग जाता है। तो बेटा उसको हम काई माई नहीं कहेंगे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, तो जरा समझ लो, उसको हम बड़े प्रेम से कहेंगे, का नाम याद है अरे हुआ संक्षारण, समझ गए ना। उसका भी संक्षारण होने वही तरीका है, जिसको माजोगे ना गायब हो जाएगा। कब को देखते हो कि कुछ लोग तोरे गांव में आते हैं मम्मी पायल धोने, सिकड़ियों धो देते हैं, तुमको लगता है धो दिया, अरे धो नहीं दिया गधा, जो करियवा करियवा दिखता है ना, वो संक्षारण का लक्षण रहता है, समझ गए ना। वो जो करिया करिया होता है, तो मम्मी पायल पहनती, नहाती धोती है, तो नमी मिल जाती है, और ऑक्सीजन तो टहल रहा है फ्री में, फोकट में, कोरोना के बाद से फोकटक है, समझ गए ना। इससे पहले वो था, खाली कोरोना मांगा था, तो इससे टहलता रहता है। तो दोनों मिलके पायल सिकड़ी, मतलब कहने मतलब जो चांदी के जेवरात पहनी रहती हैं स्त्रियां, उनका क्या कर देती, करिया करिया कर देती है। और साफ कराने के नाम पे जानते हो, जैसे वो धोते हैं, कभी धोई पानी फेंकते नहीं है, याद रखना, यही पानी में चांदी होती है, तो नहीं निकाल पाओगे, वो निकाल लेंगे, समझ गए ना। वो सुनार है, तो लड़का हो, पढ़ो, चल, तो ध्यान समझना, क्लियर ना। तो ध्यान देना इस बात को। तो इसने यही कहा कि भैया संक्षारण जो होगा वो धातुओं का होगा, लेकिन मैंने कहा कि ग्लास मतलब जिसको हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं लेड, पीबी, प्लम्बम बम फोड़ने वाला नहीं, प्लम्बम, तो वो क्या होता है, जो हमारा शीशा होता है उसकी रिएक्टिविटी बड़ी कम होती है,
इसलिए उसमें अचार प्रेम से रख देते हैं, समझ गए ना। अब बहुत दिन तक रखा रहता, खराब नहीं होता जल्दी। अब विकृत गंधिता का नाम ले लेते हैं, किस बात है, विकृत गंधिता के। जाते हो उनके दुकान पे, का नाम है, चच्चा के, अरे मतलब तोरे चच्चा, बगल में जो दुकान रहती है वहां जाते हो ना चिप्स उप्स खरीदने, अंकल चिप्स, बहुत पहले चिप्स था ना, अंकल चिप्स बिकता होगा भी कत्तो कत्तो, मतलब चच्चा वाला चिप्स, कुरकुरे, ये सब जितने ऑयली फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम क्या करें, जिनको प्रिजर्व करके रखा जाता है पॉलिथीन में पैक करके, जब रहता है चाटे और फूलता है इतना बड़ा, समझ गए ना। और कुछ लड़का तो सोचता, लड़का का हम पहले ये सोचते थे कि जब हम सबसे बड़ा पन्नी है वो वाला लेंगे, तो हमको समझ में आता था वो ज्यादा भरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था बेटा, ठीक है, उनमें हवा ज्यादा थी, माल कम था, समझ गए ना। तो अब सुनो, उसको हवा देते कहाँ हैं, इसमें जो अक्री गैसें होती, इनर्ट गैसेस, तो खासकर सबसे आसानी से सस्ती मिलती है नाइट्रोजन, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में भी नाइट्रोजन है, कै % है, कमेंट में आंसर डाल देना तो जरा देखें कितना जानकार हो तुम लोग, वैसे बहुत जानकार हो, भरोसा है। तो जितना % नाइट्रोजन होगा कमेंट डाल देना, ठीक है, क्वेश्चन है वो। तो नाइट्रोजन जो हमारी होती है, ठीक है, वो हमारी जो नाइट्रोजन थी बेटवा ना, वो सस्ती मिलती है, मतलब एनवायरनमेंट से आराम से संसूचित कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, उसी को उस पॉलिथीन में भर के डाल देते हैं, पैक कर देते हैं। क्यों, नाइट्रोजन क्या करेगी, सुनो, नाइट्रोजन बस ये मतलब रहता है कि इसमें कोई एक अन्य हवा, कोई अन्य गैस उसमें होनी चाहिए थी हवा को छोड़कर, जिससे बस ये पता चले, इससे ये पता चले कि इसमें अभी हवा नहीं लगा है, क्योंकि अगर गैस हवा इसमें से निकल जाती नाइट्रोजन की तो पचक जाता, और पचक जाता तो उसकी जगह कौन ले लेता। तुमने पढ़ा है ना कक्षा 2-3 में, जहां कौनो नहीं होते वहां हवा होती है, तो हवा पहुंच जाती, और जैसे हवा पहुंचती तो हवा में होती है नमी, जिसको बोलते हैं का, यो बता देना कि हवा में उपस्थित नमी की मात्रा को का कहते हैं, समझ गए ना। क्लियर, थोड़ा अलग लैंग्वेज बताना उसको, नमी तो बोलबे करते हैं, और नाम तो बता देना। तो उसकी मात्रा जब पहुंचती है तो उस तली भुनी चीजों के साथ क्या करती है, रिएक्ट कर जाती है, ऑक्सीजन पहुंच जाता है और अपना खेल खेलना शुरू कर देता है। तो उसे बचाने के लिए इसमें नाइट्रोजन भरा जाता है, ठीक है, इसे बचाने के लिए नाइट्रोजन भरा जाता है, और नाइट्रोजन भर दिया जाता है तो बस नाइट्रोजन ये बताता है, इस बात का संकेत देता है कि आप जो सामान खरीद रहे हैं, नाइट्रोजन बस ये बताता है कि आप जो सामान खरीद रहे हैं इस सामान में भी हवा नहीं लगा है, तो याद रखना कभी पचका हुआ मत खरीद लेना, ठीक बेटा। जब भी कभी खाना तो फूला हुआ खरीद के खाना, ठीक है, पचका हुआ मत लेना, मतलब पिचका हुआ मत लेना। पिचका हुआ लोग जिसका मतलब नाइट्रोजन बाहर हवा अंदर, मतलब खाने लायक नहीं रहेगा। नहीं देखते कबो जो 5 रुपया खरीदते हो, सोचते हो कल खा लेंगे, जब बिहान भर खाते उसका स्वाद बदल जाता है, समझे नहीं समझे। इसलिए इसका नाम क्या लिखा गया, विकृत गंधिता। गंधिता मतलब स्मेल, गंध, विकृत मतलब होता है किसी चीज में निगेटिव चेंजिंग आ जाना, उसको बोलते हैं विकृति, नकारात्मक बदलाव आ जाना। इसने लिखा कि वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों का उपचयित होने पर स्वाद और गंध बदल जाता है। बात समझे कि नहीं समझे। और इसी को हम बोल देते हैं विकृत गंधिता। क्या बोल देते हैं बच्चा, विकृत गंधिता, ठीक है। चल तो अब हम उम्मीद करते हैं कि तुमका पूरी की पूरी बात बहुत गजब समझ में आ गई। इधर देखो क्या लिखा हूं, प्रश्न और उत्तर। धन्यवाद। क्या आपके पास कोई प्रश्न है? प्रश्न है तो जो नंबर पता है उस नंबर पे भेज दीजिए, जिसको नंबर नहीं पता कमेंट डाल दीजिएगा, नंबर बता देंगे उस पर भेज दीजिएगा। अब खूब जम के इसको पढ़िए, मन से पढ़िए और लोगों तक पहुंचाइए। और अब हम शुरू कर दिए हैं, आप एग्जाम से पहले सारे चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। 70 नंबर नहीं मिला तब बताइएगा, अरे लिखना खाली देख के नहीं मिलेगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। स्टार्ट हो गई जर्नी। ये डे 1 है बेटा, डे लास्ट तक सब खत्म कर देंगे। और जिन बच्चों को फिजिक्स के न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम है तो बस नाम ही मेरा काफी है, ठीक है। स्पेशली मैं तुम्हारी फिजिक्स देखता हूँ। और हाँ, देखना मत भूलना मैथ वाले बच्चों, इसके जस्ट बाद मैथ की वीडियो जाएगी और टोटल रियल नंबर से लेके अंतिम क्या नाम है उसका, प्रोबेबिलिटी ना, प्रायिकता तक खत्म करेंगे। मैथ का भी 70, समझ गए। अगर दोनों जम के साथ दिए ना, इसके बाद नंबर लगेगा किसका, इसके बाद नंबर लग जाएगा, जानते हो किसी को, इंग्लिश का पगलू, ग्रामर। हाँ, ग्रामर भी तो आता है बढ़िया सा, तो फिर हम उसको भी लेके आएंगे। पहली बार मैं अपने
आज तक की टीचिंग लाइफ में क्लास 10th के लिए अपनी पूरी जोर शोर से अपनी पूरी क्वालिटी देने के लिए मैं तैयार हुआ हूँ। तो मौका नहीं गवाओ, जम के पढ़ो, ठीक है। और शॉर्ट आउट बना के कभी डालना रहा करे तो काट के डाल दिया करो, हमारी तरफ कोई स्ट्राइक नहीं जाएगी, समझे ना। तुम भी खूब मेहनत करो, ठीक है। थैंक यू। खूब जम के पढ़ो बेटा।